नमस्कार दोस्तों मैं अनुराग तिवारी आपका अपने यूट्यूब चैनल तिवारी लीगल सॉल्यूशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मेरे नित्य नए नए वीडियो बनाता रहूं और आपको प्राप्त होता रहे और मेरा उत्साहवर्धन होता रहे। दोस्तों आज का जो विषय है मैं आपको ये बताऊँगा कि अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हैं तो खरीदने के पहले आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। अगर आप ये सावधानी नहीं बरतेंगे तो हो सकता है कि आप जो प्रॉपर्टी खरीदने जा रहे हों वो खरीदने के बाद आप पछताएं। जैसे कि मान लीजिए आपने रजिस्ट्री करा लिया और रजिस्ट्री कराने के बाद कोई सेकंड पर्सन आके बोलता है कि ये ज़मीन मेरी है, इस पर मेरी रजिस्ट्री है, आपकी नहीं है, और उस पर कोई लोन भी उस पर कोई हो सकता है। तो इन सब चीज़ों को देखने के पहले, खरीदने के पहले आपको ये सारी सावधानियाँ बरतनी है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं अगर वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसकी सर्टिफाइड आपको नकल निकलवानी है। उस नकल में उसको बोलते हैं खितौनी। उसमें ये देखना है कि जिससे आप ज़मीन खरीद रहे हैं उसका नाम दाखिल खारिज में है कि नहीं है। अगर खितौनी में उसका नाम अंकित नहीं है, इसका मतलब वो उसका लीगल ओनर नहीं है, तो उससे आप ज़मीन बिल्कुल मत खरीदिए। और अगर वो आवासीय है, अगर उसका 143 हुआ है तो आपको उस जो है, जहाँ भूखंड है उसका जो भी नगर निगम आता है वहाँ जाना है और नगर निगम में पता करना है कि ये ज़मीन किसकी है, किसके नाम दर्ज है। तो अगर आवासीय ज़मीन है तो आपको नगर निगम में जाकर के चेक कराना है उस ज़मीन के बारे में, और अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो आपको दाखिल खारिज निकाल करके चेक करनी है कि ये दाखिल खारिज में उसके ओनर का नाम है कि नहीं है जिससे आप खरीदने वाले हैं। तो ये आपको एग्रीकल्चर लैंड के विषय में खितौनी में आपको ये मिल जाएगा, खितौनी में आपको चेक करना है। ये तो हो गई पहली बात। और अगर आवासीय ज़मीन है तो आपको नगर निगम में जाकर चेक कराना है। दूसरा आपको ये देखना है कि जो आपकी ज़मीन है वो किस तहसील में आती है। उस तहसील में जाना है और वहाँ से भारमुक्त निकलवाना है, भारमुक्त प्रमाण पत्र। भारमुक्त का मतलब होता है जिसको कानून की भाषा में बोलते हैं 12 साला। उसमें ये देखना है कि इस प्रॉपर्टी पे कोई भार तो नहीं है। भार का मतलब ये हुआ कि उस पर पहले से कोई लोन ना हुआ हो, किसी ने कोई इस पर लोन ना ले लिया हो, क्योंकि आजकल बहुत लोग फ्रॉड तरीके से किसी ज़मीन पे अपना ओनरशिप दिखा करके लोन ले लेते हैं। तो ऐसा ना हो कि आप प्रॉपर्टी करा लीजिए, आप प्रॉपर्टी रजिस्ट्री करा लीजिए, बाद में ये पता लगे कि इस प्रॉपर्टी पे कोई लोन ले करके रखा हुआ है। तो ये तो चीज़ें हुई भारमुक्त की। भारमुक्त आपको जरूर निकलवाना है। उसके पहले आपको जा करके तहसील में उसकी सेल डीड निकलवानी है। सेल डीड क्या निकलवानी है कि जब आप कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो आपको प्रॉपर्टी का ओनर जो है एक रजिस्ट्री देता है। आप उससे रजिस्ट्री मांगेंगे, किसकी पुरानी रजिस्ट्री हमको ला के दीजिए। जब वो आपको पुरानी रजिस्ट्री ला के देगा तो फिर उस रजिस्ट्री के माध्यम से वो रजिस्ट्री ले करके आपको तहसील जाना है और उस ज़मीन से संबंधित जो भी लेखपाल है उससे मिलना है और लेखपाल से पूछना है कि ये ज़मीन की फ़ोटोकॉपी है रजिस्ट्री की, इसके पहले ये ज़मीन किसके नाम थी। इस तरीके से कम कम आप 2-3 स्टेप पीछे जाएंगे सेल डीड में। ये चेक करेंगे ज़मीन पहले किसकी थी, उसके बाद किसकी हुई, और जो आपके पास फोटोकॉपी है ये इसके पास किस माध्यम से आई है। कहने का मतलब ये है कि जो रजिस्ट्री आपको आपका ओनर देने वाला है, जिससे आप रजिस्ट्री कराएंगे ज़मीन की, वो आपको एक फोटोकॉपी देगा जो कि रजिस्ट्री होगी कि देखिए मैं इसका ओनर हूँ। तो ठीक है, वो रजिस्ट्री की फोटोकॉपी आपको लेनी है, तहसील में जाना है, लेखपाल से मिलना है कि यही ज़मीन की रजिस्ट्री है, इसको चेक कर लीजिए कि ये ज़मीन में कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई विवाद तो नहीं है। तो लेखपाल के पास एक नक्शा होता है, पूरा राजस्व का रिकॉर्ड होता है। वो उस फोटोकॉपी को देख करके उसमें तमाम प्रॉपर्टी की डिटेल्स होंगी, वो देख लेगा और ये पता कर देगा कि ये ज़मीन इसके पहले किसकी थी, इसके पहले किसकी थी, कहीं इसमें कोई डबल रजिस्ट्री तो नहीं हुई है, कहीं इसमें कोई 2 रजिस्ट्री तो नहीं हुई है। इस तरीके से लेखपाल आपके इस सारी चीज़ों को दूर कर देगा। इसके अलावा अगर एग्रीकल्चर लैंड है तो ये आप जरूर पता कर लीजिए कि वो ज़मीन चकबंदी में ना हो। अगर उस पर धारा 9 का प्रकाशन हो चुका है, धारा 9 का मतलब होता है कि चकबंदी जब होती है तो धारा 9 का प्रकाशन होता है। एग्रीकल्चर के विषय में बता रहा हूँ मैं आपको, एग्रीकल्चर लैंड के बारे में बता रहा हूँ। तो धारा 9 मतलब वो ज़मीन चकबंदी में ना हो, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि आप चकबंदी वाली ज़मीन ले लीजिए और कल को वही ज़मीन किसी और कोने में उठा के फेंक दी जाए। मतलब चकबंदी में ये प्रावधान है कि कोई ज़मीन को उठा करके एक जगह से दूसरी जगह पे उसको हम कर सकते हैं। तो आप इन सब चीज़ों से अगर आपको बचना है तो आपको उस ज़मीन से संबंधित लेखपाल से अवश्य मिलना है। तो दोस्तों ये हुई बहुत खास बातें जिनका आप ध्यान रखेंगे तो आप प्रॉपर्टी सही तरीके से खरीद पाएंगे, आपके साथ धोखा नहीं होगा। तो एक बार वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको शॉर्ट में फिर से बता दे रहा हूँ कि अगर नगर निगम की ज़मीन है, आवासीय ज़मीन है, उसका 153 हो रखा है, तो आप संबंधित नगर निगम में जाकर के उस प्रॉपर्टी के बारे में, मकान है तो मकान के बारे में, ज़मीन है तो ज़मीन के बारे में आप नगर निगम में जाकर के पता कर लीजिए। और अगर एग्रीकल्चर लैंड है, खेती योग्य भूमि है, तो उससे संबंधित लेखपाल से जाकर मिल लीजिए, उसकी खितौनी निकाल लीजिए, खितौनी पर नाम चेक कर लीजिए, दाखिल खारिज पता कर लीजिए कि दाखिल खारिज में किसका नाम चढ़ा है, उसी ओनर का नाम है कि नहीं जिससे आप खरीदने वाले हैं। तो इस तरीके की तमाम जानकारियाँ हैं जो आप इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद आप रजिस्ट्री करवाइए। और दोस्तों रजिस्ट्री जब भी आप करवाएंगे तो जो सरकारी रेट है उसी हिसाब से आप रजिस्ट्री करवाएंगे।
जैसे आमतौर पे क्या होता है कि ज़मीनों का रेट, सरकारी रेट कम होता है। मान लीजिए 600 रुपये स्क्वायर फीट ज़मीन है, तो आपको 600 रुपये के हिसाब से रजिस्ट्री करवानी है। ऊपर का पैसा आपको नंबर 1 में नहीं देना है। अगर आप नंबर 1 में पैसा देंगे तो आपके लिए समस्या होगी। दोस्तों, अगर ये बात समझ में ना आई हो तो स्क्रीन पे मेरा फ़ोन नंबर लिख के आ रहा है, मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।